हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की कोड। और आज हम ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं उनकी, और ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये सब समझेंगे और कैसे यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स एक बेसिक अगर एग्जांपल देना चाहूँ मैं, तो अगर आपने कैलकुलेटर देखा होगा तो कैलकुलेटर पे अगर हम करते हैं 5+6 = 11, तो इसमें ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर ये जो प्लस प्लस लिखा था, हमने टाइप किया था कैलकुलेटर में, वो एक ऑपरेटर है। इक्वल टू जो हमने यूज किया था वो एक ऑपरेटर है। ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, हम समझेंगे धीरे धीरे। तो ये ऑपरेटर्स है, इसका बेसिक क्लासिफिकेशन चार टाइप में होता है मेन: असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। और हर ऑपरेटर के नीचे उनके टाइप्स, मतलब उनके कैटेगरी के अंदर जो जो ऑपरेटर्स आते हैं वो सारे मेंशन्ड है। हम एक एक करके सारे प्रोग्राम्स में देखेंगे। इसमें जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो अभी हम नहीं समझेंगे, वो बाद में हम समझेंगे जब हम इफ एल्स ये सब समझने लगे, उस वीडियो में हम लॉजिकल वाले समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कोड के साथ समझते हैं इसे। तो मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और हम अभी स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि आपको ऑलरेडी एक ऑपरेटर आपको ऑलरेडी पता है। हमने जो इससे पहले वीडियोस बनाए थे उसमें एक ऑपरेटर का यूज़ काफ़ी बार किया है, तो वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, देखते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया था लेट एज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये जो एज है ना, तो ये एज के जो साइड में लिखा है इक्वल टू, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका क्या कहना होता है ना एग्जैक्टली, कि अगर मैं स्टेटमेंट रीड करना चाहूंगा तो इसे कहते हैं कि द वैल्यू 25 इज बीन असाइन टू द वेरिएबल एज। ठीक है, तो जो 25 है ये मैंने एज वेरिएबल को असाइन की है, तो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो एक वेरिएबल एक ऑपरेटर तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ। तो अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर समझेंगे। और अरिथमेटिक ऑपरेटर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ऐसा है, एक क्लास है उसमें दो स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स के नाम है ए एंड बी। ठीक है, तो क्लास में टेस्ट हुआ थे, दो टेस्ट हुए। तो ए फर्स्ट टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स आ गए। तो ए को मिले 76 मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में, और बी को मिले 65 मार्क्स। ठीक है, फिर सेकेंड टेस्ट भी हुआ। सेकेंड टेस्ट में ए को मिला 64 मार्क्स एंड बी को मिला 82 मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गए और मार्क्स भी आ गए। अब टीचर को जो है ना मार्कशीट बनानी थी। तो मार्कशीट बनानी थी, तो एक इंडिविजुअल का स्कोर तो पता था ए का और बी का टेस्ट के हिसाब से, लेकिन अब टोटल जानना था और मार्कशीट पे प्रिंट कराना था। तो टीचर ने कंसोल यूज़ किया। कंसोल में सबसे पहले ए का मार्कशीट प्रिंट करना था, तो ए का टोटल किया। तो ए का 76 आया था फर्स्ट में और 64 आया था सेकेंड टेस्ट में। ठीक है, तो 140 टोटल हो गया। वैसे ही सेम बी के लिए टीचर ने 65 फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स और 82 सेकेंड टेस्ट के मार्क्स ही टोटल किए, तो हो गए 147। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप, मैंने ये प्लस ऑपरेटर यूज़ किया यहाँ पर। तो प्लस ऑपरेटर का काम ये होता है कि दो नंबर्स को प्लस करना। ठीक है, दो नंबर्स को प्लस करना। प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग्स में भी यूज होता है, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। कॉन्कैटिनेट करना बोले तो ज्वाइन करना। ठीक है, वो हम आगे स्ट्रिंग्स के वीडियोस में समझेंगे आगे जाके। तो ये आपने देख लिया। अब टीचर को क्या करना था, टीचर को परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज निकालने के लिए टीचर क्या करेगी, तो ये टोटल है हमारा, तो ए का परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेगी 140। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना था, एक टेस्ट का 100 मार्क्स, तो दो टेस्ट जैसे तो 200 मार्क्स। ठीक है, और इन 200, तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। तो ए के निकले 70%। ठीक है, अब बी का मार्क्स निकालना है टोटल। तो बी को मिले 147 मार्क्स आउट ऑफ 200 इंटू 100। ठीक है, तो बी को मिले 73.5%। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए आप, यहाँ पर हमने डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज किया है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ये डिवाइड ऑपरेटर है। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन ऑपरेटर सीख लिए। एक चीज अभी आपको दिखाता हूँ वेरिएबल्स के रिलेटेड, के मतलब कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो देखो, आपको ए का मार्क्स पता है
टेस्ट 1 के, बी का ए का टेस्ट 2 के मार्क्स पता है, तो आपको जब उसका टोटल निकालना तो आपने यहाँ ऐसे लिख दिए। लेकिन जब समझो इन फ्यूचर आपको फिर से टोटल निकालना है, या फिर इन फ्यूचर आपने समझो एंट्री करते समय गलती कर दी, ए का एक्चुअल में मार्क्स है 77, तो आपको अब 77 मार्क्स थे, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 77 लिखना होगा। ठीक है, टोटल में भी यहाँ जाके 141 करना होगा। तो ये चीज़ है ना अवॉइड करने के लिए, मतलब कि आपको हर जगह पे जाके चेंजेस अवॉइड करने से अच्छा बेहतर ये होगा ना कि आप क्या करें कि इनको वेरिएबल्स में स्टोर करके ले। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट वाइज ए और बी का वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू आगे जाके इसकी चेंज करनी नहीं है। तो मैंने ए लिया, ठीक है, ए लिया और ए का टेस्ट 1, तो मैंने वेरिएबल का नाम ऐसा रखा कि आगे वाले जो भी यूज करेगा इसको तो उसको पता चलेगा कि ए का टेस्ट 1 का मार्क्स है। तो ए को टेस्ट 1 में मिले 76, ठीक है। सिमिलरली बी को टेस्ट 1 में मिले 65 मार्क्स, फिर ए को टेस्ट 2 में मिले 64 मार्क्स एंड बी को टेस्ट 2 में मिले 82 मार्क्स, ठीक है। तो अब मैंने ये वेरिएबल्स बना लिए, तो ये जो टोटल किया है, ठीक है, तो मैं टोटल यहाँ पर लिख दा, ये जो वेरिएबल्स है तो इसके जगह पे मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और टोटल लिख भी दिया, सपोज यहाँ पर टोटल ये टेस्ट 1 लिया और यहाँ पर 64 के जगह पे बी टेस्ट ए टेस्ट 2 लिख दिया। लेकिन फिर यहाँ पर जो है 140 है, ये भी तो फिर बाद में चेंज हो जाएगा। अगर मेरा बाई चांस ए टेस्ट 1 की वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पर फिर हार्ड मतलब जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, टोटल भी स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ए टोटल, ठीक है, ए टोटल क्या होगा, ए का टोटल ए टेस्ट 1 प्लस ए टेस्ट 2। सिमिलरली बी का टोटल कितना हो, कैसा होगा, बी टोटल इक्वल टू बी टेस्ट 1 प्लस बी टेस्ट 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बस अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर जो मैंने टाइप करके लिखा है वैल्यूज, उसके जगह पे मैं वेरिएबल यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर ए टोटल यूज कर लेता हूँ और यहाँ मैंने बी टोटल यूज किया था, बी टोटल ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये बी टोटल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो आउटपुट सेम ही आया है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बस ये कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये 140 क्या है, ये का टोटल है, तो इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ और ये टोटल लिख देता हूँ। और 147 क्या है, बी का टोटल, तो मैं यहाँ भी बी टोटल कर देता हूँ। अब जो टोटल टेस्ट के मार्क्स है ना, ये 200, तो ये भी तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉन्स्ट टोटल मार्क्स इक्वल टू 200। अब क्या करूंगा, ये टोटल मार्क्स को ले लेता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। सेम चीज यहाँ भी रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अगर मुझे टेस्ट 1 के मार्क्स चेंज करने हैं, मुझे 77 करना है, तो मुझे कहीं भी चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टेस्ट 2 बी का टेस्ट कोई चेंज कर लेता हूँ, 63 कर देता तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, मतलब वेरिएबल्स में एक बार स्टोर कर दिया ना, तो सिर्फ जो जहां से आपने डिक्लेयर किया है वहां आप चेंज कर दो। तो फॉर्मूलाज में ऑटोमेटिकली सब जगह आपने वेरिएबल्स यूज किए तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 3 ऑपरेटर अभी सीख लिए हैं, प्लस ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इसके बाद अब क्या है ना कि ए का जो टोटल है, ठीक है, ए का टोटल बी से कम है, मतलब बी का ज्यादा है। तो ए को जानना है एग्जैक्टली कितने मार्क्स से ए का टोटल कम गिर रहा है। तो ए क्या कर रहा है ना, एक वेरिएबल बनाता है डिफरेंस करके, ठीक है, और वो क्या करता है, बी टोटल माइनस खुद का टोटल, ए का टोटल, और फिर इसको कंसोल करा के चेक करता है। तो देखो 7, तो इसको 7 डिफरेंस मिल गया। तो इसको पता चल गया, तो इसको पता चल गया कि 7 मार्क्स से ये पीछे है इसे। तो ये हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो चारों अरिथमेटिक के 4 मेन जो थे ऑपरेटर्स हमने सीख लिए। अब हम क्या करते हैं ना, हम बाकी के 4 जो है अरिथमेटिक पे वो स्किप कर देते हैं, वो हम लेटर ऑन इन सेम वीडियो में आगे जाके कवर अप कर लेंगे। फिलहाल हम कंपैरिजन ऑपरेटर समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी एग्जांपल के साथ समझना इजी रहेगा कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो अभी हम कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं।
तो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है ना, मतलब कंपैरिजन बोले तो क्या होता है, कंपेयर करना, दो चीजें कंपेयर करनी। तो जब कंपेयर करते हैं हम तो उसका आंसर कहता है हाँ या ना में, मतलब वो आउटपुट देता है एक बुलियन। ठीक है, तो बुलियन आउटपुट देता है, बुलियन बोले तो क्या, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अभी क्या करना है ना, अभी टीचर को ये जानना है एग्जैक्टली किसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किया। ये तो दिख रहा है सामने किसने कितना मार्क्स स्कोर किया है, मतलब लेकिन फिर भी मतलब बता रहा हूँ सिर्फ कंपैरिजन के लिए, कितने अगर दोनों के बीच में अगर कंपेयर करके देखना है कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है, तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा ना, ए का टोटल चेक करूँगा ग्रेटर देन बी का टोटल है क्या, क्या आया फॉल्स। तो इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, तो एक एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप समझ लो कैसे कैसे रहेगा। तो जब भी कंपैरिजन हम यूज करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन होगा इज एज टोटल ग्रेटर देन बीस टोटल, या फिर ऐसा बोलो आप क्या ए टोटल ग्रेटर देन बी टोटल है क्या। तो ए का टोटल एग्जैक्टली कितना था 140, बी का टोटल वो कितना है 147, तो नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, अगर होता तो ट्रू। अगर मैं अभी सपोज सेम चीज लिख के देखता हूँ दूसरा, तो ये था ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं यूज करता हूँ, मैं चेक करता हूँ ए टोटल लेस देन बी टोटल, देखो ट्रू आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या पूछा है, ए का टोटल लेस देन बी का टोटल है क्या। ठीक है, तो ट्रू है क्योंकि दिख रहा है फिगर्स, तो ये ट्रू हो गया। तो ये दो चीजें आप समझ ली, एक तो था ग्रेटर ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, और सेकंड था लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बाद है ना एक और चीज समझते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू बी टोटल। ठीक है, तो ये फॉल्स आया। तो ये क्या है, क्या ए का टोटल ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू बी का टोटल है क्या। तो मेरा एस टोटल कितना है 140, वो ग्रेटर देन तो नहीं है ना ही इक्वल टू है, इसलिए फॉल्स। अगर मैं सपोज दोनों का सेम कर देता हूँ, ए का टोटल एंड बी का टोटल सेम कर देता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 147 मार्क्स का डिफरेंस है ना, तो मैं ए का टोटल यहाँ पर 7 मार्क्स से इसको ए का बढ़ा देता हूँ, तो अब 147 आ गया। ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन, इज एज टोटल ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू, हाँ इक्वल टू है, तो ये दोनों में से एक चीज ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इक्वल टू है तो ये ट्रू हो गया। सेम चीज हम लेस देन और इक्वल टू के लिए करेंगे, ये टोटल लेस देन और इक्वल टू बी टोटल, ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि ए टोटल लेस देन है क्या, नहीं लेस देन तो नहीं है, सेम इक्वल है, और इक्वल टू तो इक्वल टू है। ठीक है, तो एस टोटल इज इक्वल टू बीस टोटल, तो ट्रू आ गया। तो ये था लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो हमने चार सीख लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब इसके बाद फाइनली ये वाले सीखेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर, इक्वल्स टू। तो मैं चेक करता हूँ ए टोटल इक्वल टू बी टोटल, ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि ए का टोटल इक्वल टू बी का टोटल है। ठीक है, दोनों 147 है। अगर मैं यहाँ पर एक भी फिगर चेंज करता हूँ तो दोनों का टोटल डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ पर फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों अब सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यही चीज ध्यान रखना कि कंपैरिजन ऑपरेटर कभी भी एक बुलियन रिटर्न करेगा, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जो अरिथमेटिक के चार ऑपरेटर्स बचे थे वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये क्या कहते हैं ना, तो अगर सपोज मुझे एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मैं सपोज 4 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 4, 16 आ गया। ठीक है, अगर मुझे इसी का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो मैं इंटू 4 करूंगा, 64 आ गया। तो ये जो होता है ना रेस टू, अगर सपोज मैं लिखता हूँ 4 रेस टू 4, तो मुझे 4 बार 4 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये
तो ये जो रेस टू होता है ना, तो हम करते हैं स्क्वायर, क्यूब और टू, 4^5, 4^6, तो इसके लिए है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो मैं इसके जगह पे है ना इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 एस्ट्रिक लगा के, तो ये हो जाता है 4^4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2^4। यहाँ यूज कर लेता हूँ 5, तो 5^4। यहाँ यूज कर लेता हूँ 5^5, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप। तो ये रेस टू जो होता है ना पावर 2, वो वाला हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ये था एक्सपोनेंशियल, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। अब मुझे करना है मॉड्यूलस ऑपरेटर या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर। तो हमने देखो डिवीजन किया था। ठीक है, तो हम जब डिवीजन करते हैं कोई भी चीज़ का, तो आपने देखो अगर मुझे करना होगा 16 डिवाइड बाय 4 करना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कमेंट में 16 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 4 चीजें होती है। जैसे मैं 16 मतलब कोई भी एक अगर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ ना, तो मेरे पास 4 चीजें होती है। सबसे पहले होती है डिविडेंड। तो डिविडेंड जो मेरा इस केस में है, ठीक है, वो है 16। फिर आता है डिवाइजर, डिवाइजर है 4। फिर आएगा क्वोशिएंट जो कि रहेगा 4, क्योंकि 4 × 4 16 हो जाता है। ठीक है, और फिर जो बचता है वो है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इस केस में बचेगा 0। तो मैं जब 16 को 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोड में हमने देखा था डिवीजन ऑपरेटर, तो मुझे इसमें से क्या चीज मिली थी, मुझे मिली थी क्वोशिएंट। ठीक है, तो मुझे अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को 4 आंसर आएगा, ये क्या है क्वोशिएंट। लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसा होता है देखते हैं हम। ठीक है, तो अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 16 मॉड, ये जो परसेंटेज का साइन है वो यूज करूंगा और 4 लिखूंगा। देखो आ गया रिमाइंडर 0। तो ये क्या कहाँ यूज होता है, तो अगर समझो मुझे एक इवन नंबर चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, उस नंबर को मॉड 2 करूंगा, तो मैं अगर 0 आता है तो वो इवन है। मतलब यही हो गया ना कि अगर कोई भी एक नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो उसका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन है, अगर 0 नहीं आता है तो ऑड है। ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज होता है। तो बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पर यूज होता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया मॉड्यूलस ऑपरेटर का। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम समझेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सपोज कीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल है जैसा कोई काउंट है। ठीक है, काउंट है वो जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहां पर सोप बन रहे हैं। ठीक है, अब सोप जो कन्वेयर बेल्ट है ना, उसके ऊपर से सोप निकल रहे। अब सोप की काउंटिंग करनी है मुझे। ठीक है, तो जैसे जैसे एक स्कैनर होता है जो स्कैन वहां पर सोप जैसी आता है वो स्कैनर के बीच में, तो काउंट बढ़ जाता है। तो हमने समझो स्कैनर वगैरह सब इंस्टॉल कर दिया। अब मुझे लिखना है कोडिंग इसके रिलेटेड। तो स्कैनर क्या एक सिग्नल पास करेगा, तो स्कैनर एक सिग्नल पास कर देगा जैसा 1। ठीक है, तो जैसे ही मुझे 1 आएगा ना, तो मुझे काउंट जो मेरा है वो 1 से बढ़ाना है। ठीक है, जो काउंट मुझे है वो 1 से बढ़ाना है। तो मेरे को क्या करना होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। तो इंक्रीमेंट जो है वेरिएबल वो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमने यहाँ लिखा है ना, ये स्टेप में किया है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये सेम चीज होती है काउंट प्लस प्लस लिखने से। ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस का मतलब है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो जैसे ही मैं काउंट प्लस प्लस करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, काउंट प्लस प्लस करता हूँ और कंसोल करके चेक करता हूँ काउंट की वैल्यू अब तो कितनी आई, 2। मेरी 1 थी, जैसे ही मैंने काउंट प्लस प्लस किया 2 हो गए। सपोज मैं फिर से एक बार काउंट प्लस प्लस करता हूँ, 3 हो गई। फिर एक बार करता हूँ, 4 हो गई। तो बस यही इसका मतलब होता है काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करना। लेकिन काउंट का ये चीज होता है ना, जब मैं काउंट प्लस प्लस लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करता है ना,
काउंट में देखना आप, मैंने लिखा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो जब मैं काउंट प्लस प्लस करता हूँ तो ये क्या करता है, स्टार्ट में जो काउंट की करंट वैल्यू है वो काउंट को असाइन कर देता है, और फिर जैसे ही असाइन हो जाता है फिर प्लस 1 कर देता है। अगर इसके लिए ना, अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी करंट क्या वैल्यू है काउंट की 4, अगर मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ काउंट प्लस प्लस, फिर भी ये 4 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये क्या करता है, पहले जब मैं इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, काउंट को पहले असाइन कर देता है। तो ये काउंट यहाँ से, अब क्या है, काउंट की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 इसने इसको असाइन कर दिया, तो जैसे असाइन कर लिया यहाँ पर हमको आउटपुट दिख गया 4 इसका, और ये असाइन होने के बाद इसने इसको इंक्रीमेंट कर लिया। अगर मैं अगले लाइन पे लिखता हूँ सेम चीज को, अगर कंसोल कराता हूँ नेक्स्ट लाइन पे काउंट को, तो अब मुझे इसकी वैल्यू 5 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर अभी ये हमने सीखा इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इसके बाद हम समझते हैं, चलो प्री इंक्रीमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट ये होता है ना कि मैं क्या करता हूँ, काउंट की वैल्यू पहले बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यही एग्जांपल देख लो, सेम ही चीज होती है प्री इंक्रीमेंट में भी। इसको ऐसे लिखा जाता है प्लस प्लस काउंट, ठीक है। तो क्या करता हूँ ना, यही चीज देखो, यही होती है लाइन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, लेकिन यहाँ कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट कर देता है। तो काउंट अगर 5 है तो इसमें प्लस 1 ऐड किया 6, और फिर बाद में असाइन करता है, ठीक है। तो ये अगर प्री इंक्रीमेंट होता है तो तुरंत ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, 5 था तुरंत ही 6 हो गया, ठीक है। तो सेम चीज हम समझते हैं, ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। अब हम समझते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अगर मैं काउंट की वैल्यू कम करना चाहता हूँ 1 से, तो मैं उसको काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1 लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख दूंगा काउंट माइनस माइनस। तो इससे क्या होगा ना, एक वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये तुरंत ही आपको इसका आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि इसने प्रीवियस वैल्यू असाइन की और फिर -1 किया। अगर नेक्स्ट लाइन पे इसको चेक करूँ ना काउंट की वैल्यू, तो ये डिक्रीमेंट हो चुका होगा, 5 हो गया, ठीक है। सेम चीज हम देखते हैं प्री इंक्रीमेंट के साथ, ये पोस्ट था, अब प्री इंक्रीमेंट देखते हैं, माइनस माइनस काउंट। तो इसका जो भी चेंजेस है तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्लियर है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये डिफरेंसेस मैंने आपको समझा दिए। हमने अभी तक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टोटल सीख लिए 8, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देख लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर सीखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर वो तो हम समझ लिए। एक था एडिशन असाइनमेंट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे आपने कभी टिकट बुक किया होगा, तो प्रीमियम तत्काल का जो टिकट होता है ना, वो कैसा होता है, जैसे जैसे आपका टिकट्स कम होते रहते हैं, जैसे जैसे आपके टिकट्स बहुत हो जाते हैं, तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं कि उस टिकट का प्राइस 500 रुपीज है, ठीक है। और ऐसा रखा है सिस्टम ने कि एक भी टिकट बिकता है तो उसका 10 रुपीज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी टिकट बढ़ेगा तो 10 रुपए बढ़ाना। तो मुझे क्या करना है, टिकट का प्राइस जो अभी टिकट है करंट प्राइस प्लस 10 करना है, ठीक है। फिर अगले जैसे और एक टिकट बिक जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से टिकट इक्वल्स टिकट प्लस 10, ठीक है। अब मैं कंसोल करके देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी टिकट की, अभी होगी 520, ठीक है। तो यही चीज को अगर मैं प्रॉपर वे से लिखना चाहता हूँ, तो एक जावास्क्रिप्ट एक एडिशन असाइनमेंट करके देता है ऑपरेटर। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ये दोनों लाइन में कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टिकट प्लस इक्वल्स 10, 510 हो गया। तो यही चीज है, तो इसका मतलब ये है जो ऊपर लिखा हुआ है टिकट इक्वल्स टिकट प्लस 10। तो जो एडिशन असाइनमेंट है इसका मतलब ये, जब मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, तो वो हो जाएगा टिकट माइनस इक्वल्स 10। तो ये क्या करेगा,
टिकट माइनस इक्वल्स 10। तो ये क्या करेगा, ये करेगा, यहाँ में लिख देता हूँ, ठीक है, टिकट इक्वल्स टिकट माइनस 10, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो टिकट का रेट था उसमें से 10 माइनस कर दिया, ठीक है। सेम चीज हम समझेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, तो वो होगा टिकट इक्वल्स 10। तो ये क्या करेगा, टिकट के प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा टिकट इक्वल्स टिकट इनटू 10। तो सेम चीज डिवीजन के साथ भी होता है, सेम एक्सपोनेंशियल के साथ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने मेन जो कैटेगरी के थे अरिथमेटिक अरिथमेटिक कंपैरिजन और एडिशन वाले सीख लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।